हेलो दोस्तों, तो मैं रोहित सिंह आपने इस GMR कंपटीशन एज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आ चुका हूं। आइए अपने उसी चीज़ों को जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, परसेंटेज के बारे में हम लोगों ने बात की थी, पहले वेरिएशंस की बात की थी जहां पर किसी भी आर्टिकल के प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। कब तक? जब तक खर्च कांस्टेंट होता है, यानी खर्च अपरिवर्तित रहता है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए जरा अपने बढ़ते हैं तीसरे वेरिएशन की तरफ, उसी फर्स्ट टाइम में थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ जहां पर प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज होता है। दोस्तों लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे तो वहां पर दोस्तों हम लोगों ने प्राइस में चेंज किया था, तो क्वांटिटी में चेंज निकाला था, मूल्य बढ़ाया था, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकाला था, लेकिन हमने खर्च को चेंज नहीं किया था। यानी कल अगर हम 100 रुपए लेके जा रहे थे तो आज भी हम 100 रुपए लेके बाजार गए थे, भले ही चीनी का दाम या किसी भी चीज का दाम बढ़ा या घटा था। लेकिन अब अगर उसी क्वेश्चन में एक श्रृंखला और बढ़ा दी जाए, एक और सीक्वेंस इंक्रीज कर दिया जाए कि प्राइस भी बढ़े, साथ साथ कोई पर्सन अपने एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज या डिक्रीज करना शुरू कर दे, तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा? दोस्तों हमारे पास 3 क्वांटिटीज थी, प्राइस, एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी। हमने एक्सपेंडिचर को फिक्स रखा, प्राइस में चेंज किया, क्वांटिटी में चेंज निकाला। अब हम प्राइस को भी चेंज करेंगे, अपने एक्सपेंडिचर को भी चेंज करेंगे, तो क्वांटिटी का चेंज निकालेंगे। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि कोई भी चीज डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब होती है जब कोई फैक्टर कांस्टेंट होता है, यानी किसी भी चीज का कोई भी चीज में किसी भी दो क्वांटिटीज में समानुपात या व्युत्क्रमानुपात तब होता है जब तक कोई राशि कांस्टेंट होती है, यानी फिक्स होती है। तो अभी तक तो हमारे पास जो खर्च था वो फिक्स था, लेकिन अब अगर खर्च भी चेंज हो जाए तो डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन अब हमारा काम नहीं करेगा। यानी जिन 2 मेथड्स की 3 मेथड्स की हमने बात अपने पिछले लेक्चर 1 में की थी, जो दोस्त पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, पहली बार हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर में जाने से पहले फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहे और आपको चीजें प्रॉपर रूप से समझ में आए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी अपने नए लेक्चर्स एक सिस्टम के थ्रू एक सीक्वेंस में लेके आते रहे तो आपको बिना किसी इंटरवल के, बिना किसी ज्यादा टाइम टेकन लिए हुए वो आपको मिलता रहे। और अपने जो भी सुझाव हैं, जो भी चीजें हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ दोस्तों ने बहुत सारे कमेंट भी लिखे थे कि उन्हें थोड़ी सी वॉइस में दिक्कत है, थोड़ी सी लाइटिंग में दिक्कत है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमारा इनिशिएटिव प्रोग्राम है, हमने जस्ट स्टार्ट किया है, तो मे भी हमारे पास शायद रिसोर्सेज इतने नहीं है, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी से ज्यादा चीजें हो पाए आपको सही से सही देने की, लाइट क्वालिटी हो चाहे साउंड क्वालिटी हो, उसके लिए हम पूरे डेडिकेटेड हैं, उस पर पूरा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और जल्द ही आपको एक परफेक्ट वीडियो ही नहीं, एक लेक्चर, एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म वो आपको दे पाएं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने उसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो कि सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन अ पर्सन इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, देन फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 चेंज इन कंजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 2 if initial quantity was 36 kg then find the new quantity। अगर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी हमारे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि आ जाती है तो एक व्यक्ति है, एक गृहिणी है, एक परिवार का कोई सदस्य है जो अपने एक्सपेंडिचर यानी चीनी के इस खर्च में इंक्रीमेंट कर देता है 10% का, डिक्रीमेंट कर देता है, इंक्रीज है तो इंक्रीमेंट कर देता है 10% का, यानी यहां प्राइस भी बढ़ रहा है और आपका एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ रहा है। तो आपसे कह रहा है बताइए कि उसके द्वारा खरीदी गई क्वांटिटी यानी मात्रा में क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा, और अगर वो पहले 36 किलोग्राम चीनी खरीदता था जितने भी रुपए में खरीद रहा हो, तो एक्सपेंडिचर यानी खर्च बढ़ने के बाद और प्राइस बढ़ने के बाद अब उसे कितनी क्वांटिटी मिलेगी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लास्ट टाइम पे जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, अब वो फॉर्मूले तो यहां अप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो फॉर्मूला तब के लिए था जब हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, और हम फॉर्मूलों को क्यों रटे जब हमारे पास कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग है। हम अपने कॉन्सेप्ट को इतना बिल्ड करेंगे, हम अपनी चीजों को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि हम ट्रिक्स खुद ही बना सकते हैं। तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं और चीजों को फॉर्मूले और शॉर्टकट से और ज्यादा शॉर्ट करते हुए हर जगह अप्लीकेबल होने वाले मेथड्स का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करके समझा दे रहा, क्योंकि बेस का भी सही होना जरूरी है। तो मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूं, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपने लिया था। जो दोस्त नहीं देख पाए थे हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, GMR कंपटीशन एज, आप वहां पर जाकर मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद हम चीजें यहां पर फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बात करो दोस्तों, तो मेरे पास 3 चीजें हैं।
एक है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी और तीसरा था एक्सपेंडिचर, यानी प्रति किलोग्राम मूल्य, मात्रा और खर्च। मैं अगर मान लूं कि पहले जो शुगर था, कोई भी आर्टिकल था जिसका प्राइस बढ़िया घट रहा है, मैंने मान लिया कि पहले शुगर का दाम 10 रुपीज पर केजी था, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम पे बेसिक मेथड में माना था। और सपोज करो मैं मंथली 10 केजी शुगर का कंजम्पशन करता हूं, 10 किलोग्राम चीनी प्रयोग करता हूं, तो 10 रुपए के हिसाब से 10 किलोग्राम चीनी का जो खर्च हुआ मेरा, यानी एक्सपेंडिचर आया, वो 100 रुपए का है। मतलब मेरा जो खर्च है वर्तमान में वो 100 रुपए का है चीनी पर, जब चीनी का रेट 10 रुपए है और क्वांटिटी 10 किलोग्राम है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो प्राइस है दोस्तों वो बढ़ गया 20%। तो अगर मैं 10 को 20% बढ़ाऊं तो अब जो नया प्राइस है वो हो गया 12 रुपीज पर केजी। ये तो हमारी पुरानी बात थी और ये हमारी नई बात हो गई। तो अब नया दाम हो गया 12 रुपीज पर केजी। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे वहां पर ये चीज फिक्स थी, तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया था। लेकिन इस बार वो कह रहा है कि एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी ये भी चीज जो है, जो हमारा खर्च था वो भी 10% बढ़ गया। यानी हम 100 की जगह अब 110 रुपए लेकर बाजार गए। तो दोस्तों मैं बाजार में 110 रुपए लेकर गया और चीनी 12 रुपए की मिल रही है, तो मेरे द्वारा जो खरीदी गई क्वांटिटी होगी वो होगी 110/12। एक्सपेंडिचर अपॉन पर केजी प्राइस, ये होता है आपका क्वांटिटी। तो मेरे पास पुरानी और नई क्वांटिटी आ गई। अब मुझसे कह रहा है जरा बताइए कि पहले आप कितना क्वांटिटी यूज कर रहे थे, अभी आप कितना क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, उसमें परसेंट चेंज क्या है, बढ़ा तो कितना बढ़ा, घटा तो कितना बढ़ा, घटा। तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू क्वांटिटी, पुरानी मात्रा बटे नई मात्रा, तो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि डिनोमिनेटर में यहाँ 12 है, ये एक रेशियो का टर्म होता है, इसे आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चूंकि डिनोमिनेटर में 12 है, मैं चाहता हूं कि ये 12 ना रहे, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, तो मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 120, यहाँ पर 12 कैंसिल आउट, ये आया 110। यानी हमारे पास ओल्ड और न्यू क्वांटिटी का जो रेशियो आया वो आया 12/11। यानी अगर पहले मैं 12 केजी शुगर यूज करता था तो प्राइस बढ़ने और एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद अब जो मेरी क्वांटिटी है वो घट गई और वो 11 हो गई। तो अगर मैं चेंज निकालूं तो मेरी क्वांटिटी 1 घटी और घटती या बढ़ती पुरानी क्वांटिटी पे है, यानी 12, और परसेंट पूछा तो into 100। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स, तो 25/3%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8 होल 1/3%। और याद रहे दोस्तों यहां क्वांटिटी हमारी डिक्रीज करी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां प्राइस भी बढ़ा है, हमने अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया है, खर्च भी बढ़ाया है, बट क्वांटिटी में यहां डिक्रीमेंट हो गया। पिछले 2 क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड थे, वहां में पता था इनवर्स रिलेशन है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घटेगी ही और प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी ही। बट यहां पर ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं है, यहां पर हमने डेटा से डिसाइड किया कि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि यहां एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहा है। तो यहां इनवर्स रिलेशन नहीं है, तो हम यहां डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी घटेगी। आप यहां देख सकते हैं प्राइस बढ़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, बट क्वांटिटी घट रही है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीजें घटे फिर भी आपका क्वांटिटी बढ़ जाए। तो यहां पे पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर हमेशा आप डेटा के हिसाब से डिसाइड करें कि आपका इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। जैसा कि मुझे डेटा से यहां दिख रहा है 120/110, और हमने निकाल लिया हमारा क्वांटिटी में चेंज आया 8 होल 1/3% का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, जो कि पहला बेसिक प्रोसेस है। अब ये तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ, परसेंट चेंज इन कंजम्पशन, जो कि आ गया 8 होल 1/3% का डिक्रीज। 8 से ही 1/3% हमारी क्वांटिटी जो है वो घट जाएगी। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पे बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं पहले 36 किलोग्राम चीनी खरीदता था प्राइस बढ़ने और एक्सपेंडिचर बढ़ने से पहले, तो अभी कितना किलोग्राम चीनी खरीदूंगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ओल्ड और न्यू क्वांटिटी का जो रेशियो आया है वो आया है 12/11। यानी अगर ओल्ड क्वांटिटी 12 थी तो न्यू क्वांटिटी होगी 11। अगर रेशियो से बात करूं, अगर मैंने सपोज कर लिया ओल्ड क्वांटिटी 12 है तो न्यू क्वांटिटी 11 होगी, और मुझे ओल्ड क्वांटिटी की वैल्यू दे रखा है 36, तो मैं कह सकता हूं 12 = 36 किलोग्राम। तो जब 12 = 36 किलोग्राम है, देन 1 विल बी इक्वल टू 3 kg, तो 11 विल बी इक्वल टू 33 kg। यानी अगर मैं पहले 36 किलोग्राम चीनी यूज करता था तो अगर चीनी का दाम 20% बढ़ जाएगा और अपने खर्च को मैं बढ़ा दूंगा 10%, तो अब मुझे
एक्सपेंडिचर 10% बढ़ने के बाद और प्राइस 20% बढ़ने के बाद मुझे जो क्वांटिटी मिलेगी वो 33 किलोग्राम की मिलेगी, जो कि पुरानी क्वांटिटी से कम है 8 से ही 1/3%। तो ये हमारे इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक सा प्रोसेस था। हम हर क्वेश्चन में बेसिक भी ले रहे हैं, फॉर्मूले भी जहां तक हो पा रहे हैं फॉर्मूले भी ले रहे हैं और शॉर्टकट्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो करने का इसका बेसिक प्रोसेस हो गया। बट एग्जाम्स में अगर हमें इन्हीं चीजों को करना हो थोड़ा जल्दी तो कैसे बात करेंगे, तो आइए जरा उस पर बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं हम इसके शॉर्टकट पे। तो बात करूं अगर मैं इसको करने के दूसरे मेथड की दोस्तों, तो आइए जरा बात करते हैं अगर हम चीजों को थोड़ा जल्दी करना चाहें। तो देखो आपको क्या करना है, आपको दिमाग में बस थोड़ी सी बात याद रखनी है कि हमारे पास जो ओल्ड क्वांटिटी है अपॉन न्यू क्वांटिटी, डायरेक्ट हम रेशियो निकालेंगे, कोई वैल्यू एज्यूम नहीं करेंगे कि पुराना प्राइस क्या था नया प्राइस क्या था। तो जो ओल्ड क्वांटिटी आएगी वो आएगी 100 प्लस माइनस % चेंज इन प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस % चेंज इन एक्सपेंडिचर। यानी अगर मुझे डायरेक्ट पुरानी मात्रा और नई मात्रा का अनुपात चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, 100 प्लस माइनस % चेंज इन प्राइस यानी मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, अपॉन 100 प्लस माइनस % चेंज इन एक्सपेंडिचर यानी खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, उनका अनुपात निकाल लूंगा, मेरा डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों जरा चेक करें। अब आप देख रहे होंगे कि यहां प्लस माइनस साइन मैंने दोनों यूज किया है। अगर आपकी प्राइस बढ़ती है तो प्लस लीजिए, घटती है तो माइनस लीजिए। अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो प्लस लीजिए, घटता है तो माइनस लीजिए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन की बात करूं तो वहां पर कह रहा है वो प्राइस बढ़ा है तो 100 प्लस 20 बढ़ा था, और जो एक्सपेंडिचर है वो घटा है वो भी बढ़ा है 10%, तो 100 प्लस 10। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं 120/110 यानी 12/11 आएगा। और अगर आप इस वीडियो को अभी पॉज करें और थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो आप पाओगे कि बेसिक मेथड भी हमारे पास यही रेशियो आया था, 120/110 आया था, जहां पर 12/11 आया था। यानी वो जो प्रोसेस था 10 मानकर 100, फिर 100 में 10% का इंक्रीज करके 110 लेना, फिर प्राइस 20% बढ़ा के 12 लेना, फिर क्वांटिटी निकालना 120/11 करके या 110/12 करके, वो प्रोसेस को हमने रिमूव करते हुए उसी चीज को डायरेक्टली लिख दिया। दोस्तों यही वो स्टेप्स होते हैं। हम गणित में चीजों की बात करते हैं, समय बचाने की बात करते हैं, हमारे यही वो स्टेप होते हैं जो हमारे पास बहुत सारे 4-5 स्टेप्स आते हैं। उन्हीं को जब हम कंप्रेस कर देते हैं, उन्हीं को जब हम रिमूव कर देते हैं तो वही चीजें हमारी शॉर्टकट्स बन जाती हैं। मैंने उन्हीं स्टेप्स को रिमूव किया और डायरेक्ट उस रिजल्ट पे पहुंच गया जहां पर मेरा रेशियो आ रहा था। तो मुझे दिख रहा है कि पुरानी और नई क्वांटिटी का जो रेशियो है वो है 12/11। अब मुझे क्वांटिटी का चेंज निकालना है, तो आइए जरा क्वांटिटी का चेंज निकालें। तो पहले 12 क्वांटिटी मिलती थी, अभी 11 मिल रही है, यानी 1 का डिक्रीमेंट 12 पर इंटू 100। यह आ गया आपका % चेंज इज इक्वल टू, अब इसको मैं सॉल्व करूं तो यह आएगा 25/3%, जिसको मैं लिख सकता हूं 8 होल 1/3% डिक्रीज, जो कि हमारे पास वहां पर भी आंसर आया था जब हमने बेसिक से किया था। यानी जो हमारे पास कंजम्पशन है यानी जो क्वांटिटी है वो 8 होल 1/3% डिक्रीज कर जाएगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं उसी क्वेश्चन को मैंने कितनी आसानी से यहां पर कर दिया जिसको हमने बेसिक से किया था। लेकिन ये काम मैं तब कर पाया जब मैंने अपना बेस सही किया। आपको भी जरूरत इसी की है, पहले अपना बेस बनाइए, चीजों के बारे में समझिए, फिर इन चीजों पर आइए जिन्हें आप शॉर्टकट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका अस्तित्व तभी है जब इनका बेस पता हो आपको। आप इन चीजों को सबसे अच्छी तरीके से तभी यूटिलाइज कर सकते हैं जब आपको चीजों का बेस पता हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रोसेस केवल इसी क्वेश्चन में यूज होगा तो मैं अभी आपको बताता हूं, जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में ही बताया था कि इनका यूज हम 5 टॉपिक्स में कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस भी लेकर आपको समझा दूंगा किस तरह से। तो ये तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर आ गया कि कितनी % की क्वांटिटी में चेंज आएगा। अब बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की। वो कह रहा है इफ इनिशियल क्वांटिटी वाज 36 kg, अगर प्रारंभिक मात्रा 36 किलोग्राम है, देन फाइंड न्यू क्वांटिटी, तो नई मात्रा बताइए। तो दोस्तों बात करते हैं न्यू क्वांटिटी की भी। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो पुरानी और नई मात्रा का जो अनुपात है वो है 12/11, यानी ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू क्वांटिटी थी 12/11, और मुझे 12 की वैल्यू पता है 36, तो 1 बराबर हो गया 3, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 kg, ये हो गया हमारे पास न्यू क्वांटिटी। तो हमारे पास न्यू क्वांटिटी भी आ गई 33 kg और प्राइस में चेंज भी आ गया 8 होल 1/3% का। तो दोस्तों ये इसका तीसरा वेरिएशन था जहां पर हमने एक्सपेंडिचर को भी चेंज कर दिया, खर्च को भी चेंज कर दिया और प्राइस में चेंज किया, तो उसके द्वारा क्वांटिटी यानी मात्रा पर आने वाला चेंज हमने निकाला। जो भी चेंज आया हमने उसको फाइंड आउट किया। अब अगर मैं इसको थोड़ा दूसरे टॉपिक के वे में अगर आपको समझाना चाहूं
तो दोस्तों देखो, इसी चीज का यूज हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में कैसे कर सकते हैं। यही क्वेश्चन अगर मुझे आपसे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पूछना हो, या ट्रेन में पूछना हो, या बोर्ड स्ट्रीम में पूछना हो, तो मैं कैसे पूछूंगा। तो आओ जरा देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं वहां पर ऐसे बोलूंगा कि व्हेन स्पीड ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यहां प्राइस बढ़ा, वहां स्पीड बढ़ेगी। व्हेन स्पीड ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड परसेंट चेंज इन, यहां कंजम्पशन है तो वहां बोलेगा देन फाइंड परसेंट चेंज इन टाइम इफ यू वांट टू कवर अ डिस्टेंस 10% मोर देन द इनिशियल डिस्टेंस। यहां पर उसने एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ाया है, वहां हम डिस्टेंस को चेंज कर देंगे, क्योंकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वहां डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, 10% बढ़ेगा, और स्पीड को 20% बढ़ाएंगे। तो वहां क्वेश्चन पूछेगा बताइए टाइम में कितने परसेंट का चेंज आया। यहां उसने पूछा कंजम्पशन में कितने परसेंट का चेंज आया। वहां कहेगा कि अगर वो पहले 36 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता था, 36 घंटे लेता था किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो बताइए अब वो 10% ज्यादा जो डिस्टेंस है, जिसको वो 20% ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कितना समय लेगा। तो उसको करने के लिए हम यही काम करते, सेम डेटा यूज करते, और हमारा आंसर भी सेम आता। हमारा आंसर आता वो पहले से 8 होल 1/3% कम समय लेगा, और पहले अगर वो 36 आवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, तो अभी वो उसी डिस्टेंस का 10% ज्यादा डिस्टेंस 20% ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करके 33 आवर्स में कवर कर लेगा। अगर मैं बात करूं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की, और अगर मैं बात कर दूं टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क में यही क्वेश्चन बोलेगा, इफ अ पर्सन इंक्रीज हिज एफिशिएंसी बाय 20%, एक व्यक्ति अगर अपनी क्षमता को 20% बढ़ा दे, देन हाउ मच लेस और मोर टाइम ही विल टेक टू डू 10% एक्स्ट्रा वर्क, और इफ इनिशियली ही टेक 36 आवर टू डू द वर्क, देन फाइंड हिज न्यू टाइम। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी क्षमता को 20% बढ़ाता है, तो आपसे कहेगा बताइए कि अगर वो पहले से 10% ज्यादा काम करना हो और वो 20% ज्यादा क्षमता से काम करे, तो वो कितने परसेंट कम समय में या ज्यादा समय में पहले से काम को कर देगा। और अगर वो पहले काम को करने में 36 घंटा लेता था, तो अभी काम को करने में कितना समय लेगा। वहां पर भी दोस्तों हमारे पास सेम डेटा होता, सेम आंसर आता, वहां पर आता उसके द्वारा लिया गया समय 8 होल 1/3% कम लगेगा, और पहले जिस वर्क को वो 36 आवर्स में कर रहा था, अब सेम वर्क को वो 33 आवर्स में कंप्लीट कर देगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक जगह यूज होने वाली चीजें हम आगे कई जगह पर भी यूज कर सकते हैं। तो आइए, ये हो गया हमारे पास पहला वेरिएशन, जहां पर प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज की बात की। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के दूसरे टाइप पर। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ। जैसा कि मैंने बात की, फर्स्ट टाइप को हम लोगों ने अपने लेक्चर 1 में पढ़ा, उसका 2 वेरिएशन, और सेकंड वेरिएशन हमने बात की आज अपने स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के दोस्तों। यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंट चेंज, प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि इस प्रोसेस का, जिस प्रोसेस से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले इसलिए उठाया और आपके सामने हमें इसलिए आया मैं एक क्वेश्चंस को इतना डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा। इसका रीजन ये है कि दोस्तों इस चैप्टर में एक एक क्वेश्चन को करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो हम आगे एक एक चैप्टर्स पूरे के पूरे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पिछले वाले का मैंने यूज बताया, उसका यूज हम लोग 4-5 चैप्टर्स में कर सकते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन बोर्ड एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क और पाइपर सिस्टम। यहां पर मैं जिस प्रोसेस का यूज करने वाला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, इस प्रोसेस का यूज मैं भी कई सारे चैप्टर्स में कर सकता हूं। और अगर आपको सीधे शब्दों में मैं बोलूं तो इस प्रोसेस का यूज करते हुए हम लोग पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अपने बुक्स में 2 साल 3 साल के डिफरेंस के फॉर्मूले पढ़े होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बारे में, एसआई और सीआई के डिफरेंस के बारे में। लेकिन ये प्रोसेस ऐसा है जहां पर बिना किसी फॉर्मूले का यूज करते हुए भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 2 साल 4 महीने, 1 साल 4 महीने, 1 साल 8 महीने, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप डिफरेंस, सीआई, एसआई, कुछ भी सारी चीजें निकाल सकते हो। खैर इस पर तो बातें हम लोग बाद में करेंगे। इस प्रोसेस का यूज हम लोग एलिगेशन मिक्सचर में भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस का यूज हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने में कर सकते हैं। और इस प्रोसेस का यूज परसेंटेज के इसी चैप्टर्स में हम और भी आगे आने वाले कई सारे टाइप्स में यूज करेंगे, जैसे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या इनकम एक्सपेंडिचर से कहीं कहीं रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वहां पर भी मैं इन्हें प्रयोग कर सकता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। तो परसेंट चेंज या नेट चेंज का फॉर्मूला होता है, वो होता है x + y + xy / 100, जिससे आप बुक्स वगैरह में पढ़ते हो। a + b + ab / 100 के भी
रूप में इसे कहीं कहीं लिखा होता है। दोस्तों हम फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन भी लिया हुआ बेसिक सा, इसके आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं पूरे अर्थमेटिक में कहीं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, हम लोग बिना फॉर्मूले के ही सारी चीजें पढ़ेंगे और काफी आसानी से पढ़ेंगे, ज्यादा हमें स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ेगा, सिंपल सी बेसिक सी चीजों पर चलते हुए चलेंगे, वहां से खुद ही ट्रिक्स डेवलप करते चलेंगे ताकि हमारे आगे चीजें बेसिक मेथड से या फॉर्मूले की मेथड से जो आते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं इस फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। दूसरी बात, जो लोग यूज करते हैं उनको मैं दो तीन चीजें बता दूं। सबसे पहली चीज कि ये फॉर्मूला तो हम लोग यूज करते हैं, बट आप देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन उठाते हैं तो आपको दिखता है कि ये फॉर्मूला यूज किया गया है। कहीं कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है, कहीं कहीं यूज कर देता है CISI में, जैसा कि मैंने चैप्टर्स के नाम बताया। बट हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन चलता है कुछ चीजों के साथ, जैसे एलिगेशन मिक्सचर एक प्रोसेस है, वो कई सारे चैप्टर्स में यूज हो जाता है, बट हम एज ए स्टूडेंट हमेशा इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसे पता चले। स्टूडेंट हमेशा अक्सर मुझसे यही बात कहता है कि सर आप तो इसमें एलिगेशन यूज करके आंसर बता दिए, बट मुझे कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन एलिगेशन से हो सकता है। सर आपने x + y यूज कर लिया, बट मुझे कैसे पता चलेगा इस क्वेश्चन में x + y वाला ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो बच्चा जो इस तरह क्वेश्चन पूछता है और टीचर जो डायरेक्ट इस तरह से यूज कर देता है, टीचर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को ये भी बताए कि हम ये जो चीजें जो कर रहे हैं वहां कैसे कर रहे हैं, आखिर ये फॉर्मूला कहां यूज हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ये फॉर्मूला वहां पर यूज होता है जहां सक्सेसिव का केस आता है, यानी आपका जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वो हमेशा नई वैल्यू में हो। जैसे किसी शहर की जनसंख्या 20% बढ़ी, तो अब बढ़ के जो नई जनसंख्या आई उस पर 10% घट गई, फिर घटने के बाद जो नई जनसंख्या आई उस पर फिर 30% बढ़ जाए, इसको सक्सेसिव केस बोलते हैं। यानी अगर आपका होने वाला प्रतिशत परिवर्तन यानी चेंज हर बार नई वैल्यू पर हो रहा है तो उसे हम लोग सक्सेसिव का केस बोलते हैं, यानी वहां पर हम इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। और दूसरा, जहां पर कोई एक बड़ी क्वांटिटी, बड़ी कोई राशि होती है जो 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी पर प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलेटेड होती है, वहां पर भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का आयतन होता है L × B × H। तो हम यहां पर इसका यूज कर सकते हैं, वो कह दे लंबाई इतना % बढ़ा, चौड़ाई इतना % घटा, तो एरिया में परिवर्तन बताओ, हम यूज कर सकते हैं क्योंकि 2 क्वांटिटी पर ये डिपेंड कर रहा है, एरिया लंबाई और चौड़ाई पर, और उनके बीच में प्रोडक्ट है। वॉल्यूम भी 3 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट पर, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर, इनमें चेंज पता हो तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए भी इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठना चाहिए एज ए स्टूडेंट आपके मन में कि हम यहां यूज कर रहे हैं एरिया और वॉल्यूम में, तो क्या ये रेक्टेंगल के एरिया में फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो क्या पेरीमीटर में यूज नहीं हो सकता। परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2L + B। भाई पेरीमीटर भी 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ पर, लेकिन बीच में प्लस लगा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज यहां पर नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि यहां पर क्यों नहीं कर सकते, प्लस में क्यों नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन में ही क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में जब परसेंट चेंज हम निकालते हैं तो हमेशा पुरानी क्वांटिटी अपॉन नई क्वांटिटी लिखते हैं, तो वहां पर एक्चुअली जो वेरिएबल होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आता है, और इंटू 100 करके हम निकालते हैं तब वो कट जाता है। लेकिन जब सम की फॉर्म में होता है तो वो कुछ इस तरह से आता है, 2x + y या 2x प्लस, मान लो सपोज करो आपके पास आ गया 3x + 5/7x + 8 इंटू अगर 100 करोगे तो अब ये टर्म नहीं कटेगा, और जब तक आपका वेरिएबल नहीं कटेगा तब तक हर डिफरेंट x की वैल्यू के लिए आपके आंसर्स भी अलग अलग आएंगे। यानी ये चीजें केवल यहां पर मैं बात करूं तो एरिया पर अप्लीकेबल है, पेरीमीटर पर अप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों सिंपल सी एक बात याद रखिएगा कि इस फॉर्मूले का यूज आप वहां कर सकते हो जहां सक्सेसिव का केस है, और दूसरी बात वहां कर सकते हैं जहां पर कोई बड़ी क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज पर प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलेटेड हो, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, A क्यूब होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, A स्क्वायर होता है। इन सब जगह आप यूज कर सकते हो। A क्यूब का मतलब होता है A × A × A, ये भी प्रोडक्ट ही है 3 चीजों का जहां पर तीनों वैल्यू सेम होती हैं। तो दोस्तों ये हो गया कि इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कहां पर कर सकते हैं। अब बात करूं अगर मैं इस क्वेश्चन की दोस्तों, तो क्वेश्चन पे आगे मैं बढ़ता हूं, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक से सॉल्व करके समझा दे रहा, फिर मैं फॉर्मूले का भी प्रयोग कर दे रहा, और फिर मैं कैसे करूंगा उस पर भी बात कर दे रहा। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा,
मेरा मेथड जो है वो हर जगह अप्लीकेबल है, जहां जहां ये फॉर्मूला यूज होगा वहां वहां मेरा मेथड भी अप्लीकेबल होगा, और जहां जहां मेरा मेथड अप्लीकेबल होगा वहां वहां ये फॉर्मूला भी अप्लीकेबल होगा। फर्क बस इतना है कि ये फॉर्मूला कहीं आसान तो कहीं कॉम्प्लिकेटेड होगा, और मैं जिस मेथड से सॉल्व करूंगा वो मेथड बिल्कुल एज इट इज वैसा ही चलता रहेगा जैसा पहले से आखिरी क्वेश्चन में चलेगा। बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कहीं पर भी हमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहा। क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ दे रहा। क्वेश्चन में कह रहा है इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, while its breadth, जबकि इसकी चौड़ाई को डिक्रीज्ड बाय 10%, 10% घटा दिया जाए, देन फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स एरिया, तो इसके क्षेत्रफल में आया प्रतिशत परिवर्तन बताइए। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि पुराना एरिया इतना था तो नया एरिया क्या होगा, या इतना अगर एरिया बढ़ गया तो पुराना और नया एरिया बताइए। इसमें कुछ चीजें आपसे और एडिशन में भी चीजें पूछ सकता है। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूं बेसिक मेथड से, तो अगर मैं अपने मेथड 1 की बात करूं दोस्तों, तो मेथड 1 में आपको पता होना चाहिए आयत कुछ इस तरह से बनता है। आयत यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, ये एक पैरेललोग्राम होता है यानी समानांतर चतुर्भुज होता है। ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोणों की वैल्यू समान हो उसी को हम लोग आयत कहते हैं। हर स्क्वायर भी आयत होता है, लेकिन हर आयत स्क्वायर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ चीजें रिवर्स में, हर स्टेटमेंट रिवर्स में ट्रू हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं रेगुलर क्लास में बच्चों को एग्जांपल देता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सीता है तो सीता की गर्लफ्रेंड का नाम रोहित नहीं होगा। तो कई बार स्टेटमेंट रिवर्स में जस्टिफाई नहीं करते। वैसे ही हर स्क्वायर एक रोम्बस होता है, बट हर रोम्बस एक स्क्वायर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खैर इस पर चर्चाएं बाद में चलती रहेंगी। तो बात करते हैं, सबसे पहले मैंने एक आयत बना लिया है दोस्तों। इसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीजें होती है। मैंने खुद से मान लिया कि चलो इसकी लंबाई 20 चौड़ाई 10 है। तो अगर मैं एरिया निकालूं इसका पुराना जो कि अभी है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैंने सॉल्व किया, इसका एरिया आया 200 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यूनिट जो भी आपका यूनिट आ रहा होगा वो आप लिखते हुए चलिएगा। अब कह रहा है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ में चेंज किया गया, यानी कहीं ना कहीं इसकी डायमेंशन चेंज हो रही है। और डायमेंशन चेंज कुछ ऐसे हो रही है दोस्तों कि वो कह रहा है कि इसकी लेंथ को हमने 20% बढ़ाया। 20% का मतलब 1/5 होता है, और 20 का 1/5 होता है 4। यानी कहीं ना कहीं इसकी जो लेंथ है वो अब 24 हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो इसकी ब्रेथ थी वो 10% डिक्रीज कर गई, यानी 10%, 10 का होता है 1, एक कम हो गया तो नया ब्रेथ आ गया 9। तो अगर मैं न्यू एरिया की बात करूं तो इसका नया एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 24 इंटू 9 हो गया दोस्तों। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 20 180 होता है। तो 180 प्लस 26 आपका हो गया 126, 216 सॉरी 216। 180 20 में मल्टीप्लाई किया और 4 में मल्टीप्लाई किया 36, तो 180 प्लस 36 216 हो गया। आप हमेशा जब भी कैलकुलेशन से आए तो जितना ब्रेक करके करोगे आप उतनी आसानी से कर सकते हो। आगे हम और चैप्टर्स पे भी आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, बाकी सारे चैप्टर्स भी आएंगे। बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि एडवांस के सर चैप्टर भी डिस्कस करिए। तो दोस्तों सीक्वेंस वाइज चलते हैं, बीच बीच में ज्यादा टॉपिक भी उठाएंगे तो बहुत सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज चलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे हम लोग। चीजें सीखना है तो उसके लिए पेशेंस का होना जरूरी है। पेशेंस के साथ चलते हुए चलिए, सारी चीजें एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। बिल्कुल हर चीज आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो अगर मैं बात करूं तो मेरा जो पुराना क्षेत्रफल था ये 200 आ गया, और जो नया क्षेत्रफल था वो 216 आ गया। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा जो क्षेत्रफल यानी एरिया है वो बढ़ गया। और बढ़ा कितना, तो 16 बढ़ा। और जो भी चेंज होता है वो पुरानी क्वांटिटी पर होता है। तो पहले एरिया 200 था, अभी 216, 16 बढ़ा 200 पर इंटू 100। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया दोस्तों तो ये आया 8% इंक्रीज। यानी जो मेरा एरिया है दोस्तों, जो मेरा क्षेत्रफल था वो लंबाई 20% बढ़ने के बाद और चौड़ाई के 10% घटने के बावजूद भी उसमें 8% का इंक्रीमेंट आया। 8% जो हमारा एरिया है वो बढ़ गया। अब थोड़ा सा एक चीज मैं यहां पर और आपको समझाना चाहूंगा, बेसिक मेथड है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा। लेंथ 20 ब्रेड्थ 10, पुराना एरिया हमारे पास 200 आया। इसको हमने 20% बढ़ाया, 4 बढ़ा, 20 का 20% 4 होता है। इसको 10% घटाया 9 होता है। और एरिया पुराना 200, नया एरिया 24 इंटू 9 किया 216 आया। एरिया में चेंज दिख रहा है, 16 का इंक्रीमेंट है।
और चेंज पुरानी क्वांटिटी पर होता है, परसेंट है इसलिए इनटू 100, क्योंकि ये रेशियो था, रेशियो को परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 8% का आंसर आ गया। अब अगर मैं इसे पेरीमीटर पे करूं, जैसा कि मैंने अभी दोस्तों बताया कि हम एरिया पर यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे यूज कर सकते हैं, लेकिन सम या डिफरेंस पर यूज नहीं कर सकते। पेरीमीटर पर अगर आप सॉल्व करोगे तो अलग अलग वैल्यू पर आपका आंसर अलग अलग मिलेगा। मैंने लंबाई 20 चौड़ाई 10 ली, मेरा परसेंट आ रहा है 8% का इंक्रीज। अगर मैं अदर वैल्यू लूंगा तो भी एरिया में 8% का इंक्रीज ही आएगा, लेकिन जो पेरीमीटर है उसमें अलग अलग वैल्यू पर आपका आंसर अलग अलग आएगा। जैसे अगर मैं यहां पेरीमीटर का चेंज निकालूं, तो पेरीमीटर की बात करूं तो पुराना पेरीमीटर आयत का परिमाप होता है 2l+b, तो ओल्ड पेरीमीटर जो आएगा दोस्तों वो आएगा 2l यानी 20+b 10 यानी ये आया 60, 30 + 2 60 आया। और जो नया पेरीमीटर आएगा मेरे भाइयों वो आएगा 2, नया लेंथ नया बेड 24+9 ये आ जाएगा। 24+9 आपका हो गया 6 ऐड कर दिया 30, 30 + 3 33 × 2 हो गया 66। तो नया जो मेरे पास पेरीमीटर आया वो 66 आया, पुराना 60 था, तो जो इंक्रीज हुआ वो 6 का हुआ, 60 पर हुआ 100 यानी 10% इंक्रीज आ रहा है। तो दोस्तों जरा ध्यान देना, मैंने जब 20 और 10 लिया, पहले बेसिक मेथड से बात करते हैं फिर आते हैं इसके शॉर्टकट पर भी। जब मैंने 20 और 10 लिया, मेरा ओल्ड एरिया आया 200, न्यू एरिया आया 216, एरिया में इंक्रीज आया 8% और पेरीमीटर ओल्ड पेरीमीटर आया 60, 20 + 10 30 + 2 60 और 24+9 ये हो गया आपका 6 जोड़ दिया 30 + 3 33 × 2 66। और इसका जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 10% इंक्रीज, वो भी 8% बढ़ा, ये भी 10% बढ़ा। अब जरा देखिए, मैंने आपसे क्यों कहा था कि ये सम पे नहीं लगता। एक्चुअली आप 20 और 10 नहीं मानते दोस्तों, एक्चुअली आप मानते हो 20x और 10y, कुछ इस तरह से मान, तो वेरिएबल होता है ये 20 और 10। मुझे कैसे पता 20 और 10 होगा, मैं 200 और 100 भी तो मान सकता था। तो यहां पर एक वेरिएबल होता है, ये जो 20 और 10 है वेरिएबल, तो x और y आया ना दोस्तों, तो यहां पर x और y लिखेंगे तो ये भी xy में आएगा, ये भी xy में आएगा, और जब चेंज निकालेंगे तो ऊपर भी xy आएगा, नीचे भी xy आएगा, और ये xy कट जाएगा। यहां पर वो जो वेरिएबल था ना वो कट गया। इस वजह से हमने कोई भी नंबर ले लिया, फॉर्मूले का यूज करते जाते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से आंसर आता है, लेकिन यहां पर वो नहीं कटेगा। अब कैसे नहीं कटेगा, तो मैंने तो आपको वैल्यू रख के देखा। अब अगर मैं इसको वेरिएबल के हिसाब से लिखूं, अगर मैं वेरिएबल लेके लिखूं तो ये हो जाएगा पुराना पेरीमीटर 220x + 10y और नया जो हो जाएगा हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 224x + 9y। और अगर मैं चेंज निकालूंगा तो दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास आएगा y - 4x 2 × इसको माइनस करना सेकंड में से फर्स्ट, ये आएगा आपका फर्स्ट में से मैंने सेकंड माइनस किया अपॉन पुरानी क्वांटिटी 220x + 10y × 100। अब जरा आप इसे सॉल्व करिए, आपका वेरिएबल नहीं कटेगा, xy है। थोड़ा सा मेरी राइटिंग खराब है, तो अगर आपको ना समझ में, बचपन से ही बेइज्जत होते आ रहा है राइटिंग के चक्कर में, और पता नहीं क्यों गणित वालों की राइटिंग बहुत खराब होती है। जब प्रेम पत्र लिखने की बात होती है तो पता नहीं कहाँ से भावनाएं चली जाती हैं, इतना बढ़िया राइटिंग में प्रेम पत्र लिख डालते हैं। किसी महिला को लिखना हो, जैसे मैं अपनी मैडम को अक्सर लिखा करता हूँ, अब तो करता था खैर, तो वहाँ पर राइटिंग अच्छी हो जाती है, बट पता नहीं क्यों जब भी मैथ्स की बात आती है थोड़ी सी राइटिंग मेरी डबाडोल है। तो मैं बोल रहा हूँ तो उसे आप समझते हुए चलिएगा। अब अगर आप दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर y और x वेरिएबल है और ये कटेगा नहीं, और ये जब तक कटेगा नहीं तब तक मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। x और y की डिफरेंट वैल्यूज पर मेरा आंसर भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जहां प्रोडक्ट का सीक्वेंस होता है वहां वेरिएबल कट जाता है, इसीलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, और जहां नहीं कटता वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो पाता, और इन पर क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। इन पर क्वेश्चन तभी बनेगा जब लंबाई और चौड़ाई की एग्जैक्ट वैल्यूज आपको गिवन होंगी, अदरवाइज केवल इतने डेटा पर आप इसमें पेरीमीटर का आंसर नहीं निकाल सकते। हाँ, एरिया का आंसर निकाल सकते हैं, चाहे वो लंबाई में कितना भी इंक्रीज करे डिक्रीज करे। उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक प्रोसेस समझ में आया होगा। क्यों हम इस फॉर्मूले का यूज प्रोडक्ट में करते हैं, सक्सेसिव में करते हैं, वो भी आपको समझ में आएगा। क्यों नहीं कर सकते सम और डिफरेंस की फॉर्म में, वो भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूले की। अगर मैं फॉर्मूले का यूज करूं तो दोस्तों बात करते हैं जरा मेथड नंबर 2 की। ये तो मैंने बेसिक से आपको सॉल्व करके बताया, आराम चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, सारी चीजों को समझते हुए। कोई जल्दी नहीं है, ना मुहूर्त निकला जा रहा है, ना पंडित जी भागे जा रहे हैं। शादी होके रहेगी, सरकारी नौकरी हम पा के रहेंगे, बिना सरकारी नौकरी पाए शादी नहीं होती। कैसे बताऊं, हम युवाओं की सबसे बड़ी समस्या शादियां नहीं होती है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। खैर, अब बात करता हूं जरा फॉर्मूले की दोस्तों। तो फॉर्मूले में बात करूं तो xy दो वेरिएबल है आपके, आप किसी भी को x मान लो, किसी भी टर्म को y मान लो।
इंक्रीज परसेंट को प्लस में लिखना, डिक्रीज को माइनस में लिखना और फॉर्मूले का प्रयोग कर दीजिए। तो मैंने माना लंबाई 20% इंक्रीज कर रही है तो x हो गया इंक्रीज, तो 20% प्लस में लिखा क्योंकि इंक्रीज थी। y डिक्रीज कर रहा है 10%, तो मैंने लिख दिया 10% क्योंकि चौड़ाई डिक्रीज कर रही थी, प्लस x इंटू वाई, y की वैल्यू -10/100। तो दोस्तों सॉल्व किया तो ये आया 20, मैं परसेंट वाला सिंबल हटा दे रहा, सारा टर्म परसेंट में ही है। तो 20 - 10 -200/100 आ गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, ये आया 20 - 12 यानी 8%। ये सारा टर्म परसेंट था और ये प्लस में आया, मतलब हमारा एरिया 8% बढ़ेगा। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बेसिक से सॉल्व किया था तो वहां पर भी आंसर 8% ही आया था। तो देखो कितनी आसानी से आ गया दोस्तों आंसर, और आप भी खुश, मैं भी खुश, सभी खुश। लेकिन यहां खुश होने की जरूरत आपको नहीं है। आप सोचते हो कि फॉर्मूला काफी आसान है, इसको रख के हमने निकाल लिया, हमारा आंसर 8% आ गया। लेकिन एज अ स्टूडेंट ये आपका काम है। याद रखिएगा, एक अच्छा टीचर तभी बनता है जब उसके सामने एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का जब छात्र बैठा होता है। जब तक आपके अंदर वो सीखने की ललक नहीं होगी, सीखने की इच्छा नहीं होगी, जब तक आप क्रॉस क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, तब तक सामने वाला हमेशा कैजुअल हो जाता है। हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि हम यहां पर कितना अवेयर है, ये डिपेंड करता है आप कितने एग्रेसिव हैं। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता तलवार भाला लेके चले आओ मुझे मारने के लिए। एग्रेसिव का मतलब हो गया यहां एजुकेशनल टर्म्स में कि आप कितने अवेयर हैं, कितने आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क चल रहा है। दोस्तों जब तक आपके माइंड में वो क्वेश्चन मार्क चलता रहेगा तब तक आपका प्रोग्रेस होता रहेगा। तो बच्चा मुझसे पूछता है कि गुरुजी ये तो 2 में बड़ा आसानी से आ गया, हम इसी मेथड का प्रयोग करेंगे, हमें और मेथड की क्या जरूरत है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ देता कि बताइए लंबाई को 12.5% अगर मैं बढ़ाया होता और चौड़ाई को अगर 14 होल 2/7% घटाया होता तो एरिया में चेंज क्या आता। अब आप यही फॉर्मूला, यही क्वेश्चन, डेटा चेंज कर दिया, अब यही थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, क्योंकि अब आपको लिखना पड़ेगा x की जगह 25/2 और y की जगह लिखना पड़ेगा 100/7। चलो मान लिया आप अक्षय कुमार के खानदान से आते हैं, आप 30 मार्क का नंबर 1 है और आप इसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन क्यूबॉइड में पूछा जाए, जहां लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 टर्म आएंगे और फॉर्मूला कितने के लिए है, 2 के लिए, अब वहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कभी आपने सोचा कि आपको आता सब कुछ है फिर भी आप एग्जाम में जाके अटक जाते हो। ये वो छोटे छोटे पहलू हैं जो बच्चे मैथ्स को रटते हैं, जो इस फॉर्मूले को रट के जाते हैं। वो हमेशा 10 और 20, 5, 20, 15, 30 इस तरह की आसान वैल्यूज पर ये इस क्वेश्चन को आसानी से फॉर्मूला रख के सॉल्व कर लेते हैं, और जहां वैल्यूज 2 से ज्यादा होती है वहां पर वो अटक जाते हैं। अब कुछ लोग हो सकता है वो ये भी कहें कि हम 3 आएगा तो 3 का फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि 4 आएगा तो क्या करोगे, 5 आएगा तो क्या करोगे, 6 आएगा तो क्या करोगे, कितने फॉर्मूले रटोगे। ये टेंडेंसी अपने माइंड से निकालिए। हमेशा नॉलेज बेस्ड पढ़िए, कभी भी ट्रिक्स बेस्ड प्रिपरेशन मत करिए, क्योंकि नॉलेज है तभी ट्रिक्स का अस्तित्व है। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तभी आप शॉर्टकट्स का भी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम तरीके से कर सकते हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का इस तरीके का यूज CISI में कर सकता हूं, क्योंकि इस चीजों की समझ होनी जरूरी है। हम यहां आप अपना समय दे रहे हैं, आप इतने डेडिकेशन के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए हैं और रोज देखते हैं, रिसेंटली अपडेटेड है। मैं भी आपके रोज कांटेक्ट में आता हूं, मैं भी रेगुलरली कोशिश करूंगा ज्यादा मैं ऑनलाइन आने की, मैक्सिमम कम से कम पूरे वीक में 3 से 4 लेक्चर्स देने की। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम चीजों को गेन कर पाए। दोस्तों मैथ्स को कभी भी रटिए नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको पूरे मैथमेटिक्स में कहीं कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो एडवांस का चैप्टर क्यों ना हो, चाहे वो अर्थमेटिक का चैप्टर क्यों ना हो। एडवांस के भी टॉपिक पर आएंगे, अर्थमेटिक तो अभी हमारा स्टार्ट हो ही चुका है। तो दोस्तों अब देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन वही है, बस पेपर में एग्जामिनर ने थोड़ा सा डेटा क्या चेंज किया, हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं कि फॉर्मूला तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 3 आएगा तो क्या करेंगे। तो दोस्तों मैंने इसीलिए कहा था कि मैं फॉर्मूले का भी प्रयोग नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले कुछ वैल्यूज पर तो काफी आसान होते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद जाने पर जहां हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाती है, फॉर्मूले भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। फॉर्मूले के साथ हमेशा कंडीशंस लगी होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले के साथ साफ साफ कंडीशन लगी है कि 2 से ज्यादा में अप्लीकेबल नहीं है, और यहां पर तभी आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो जब x और y आपके एक होल नंबर होंगे। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, जिससे मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूंगा। तो आइए जरा दोस्तों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपने तीसरे मेथड से। तो बात करता हूं दोस्तों तीसरे मेथड की। तो दोस्तों मेरे पास कह रहा है जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो कह रहा है 20% इंक्रीज कर रहा है। अगर आपको याद आ रहा हो, फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहा हूं, जिसका लिंक आपके कमेंट बॉक्स में, आप उसे फिर से देख सकते हैं। 20% लेंथ का इंक्रीज है। 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जिसका परसेंट होता है वो ऊपर होता है, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो नीचे होता है।
ये लेंथ में इंक्रीज का परसेंट है, यानी मेरी लेंथ 1 इंक्रीज की, यानी पुरानी लेंथ होगी 5। तो पुरानी लेंथ अगर 5 थी तो अभी 1 इंक्रीज कर गई, तो 5 थी अभी 1 इंक्रीज कर गई, तो न्यू लेंथ हो गई 6। अब कह रहा है जो कि ब्रेड्थ है उसमें 10% का डिक्रीज आया, डिक्रीज यानी 1/10 हो गया था इसका मतलब, और ये चौड़ाई में घटने का प्रतिशत है, यानी पहले चौड़ाई 10 थी तो अभी 1 घट गई तो ये हो गई 9। तो मुझसे कह रहा है एरिया में चेंज बताओ। देखो दोस्तों कितने आसानी से हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 और ये हो गया 36, यानी एरिया 50 से 36 हो गया, 14 कम हुआ है, 50 पर कम हुआ है इंटू 100। 20% इंक्रीज था, 5 to 6 हुआ, और ये हमारे पास 10% डिक्रीज था, तो ये हमारे पास हो गया 1/10। हमने लिखा ये, सॉरी ये 54 होगा, मैंने थोड़ा मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया। तो हमारे पास जो एरिया था वो पहले 50 था, अभी 54 हो गया, यानी हमारे एरिया में 4 का इंक्रीमेंट हुआ। पुराना एरिया 50 था, ये कट गया 2 टाइम्स, 4 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों 8%, यानी हमारा जो एरिया है वो 8% बढ़ गया। तो वही काम को हमने इतनी आसानी से कर दिया। अब आपके मन में हो सकता है एक प्रश्न आ रहा हो, एक बार पहले मैं फिर से रिपीट कर दे रहा। लेंथ में 20% का इंक्रीज हुआ, मतलब पुरानी लेंथ 5 थी तो अभी 1 बढ़ गई तो हो गई 6। ये 20% डिक्रीज किया, पुरानी ब्रेड 10 थी तो अभी 1 घट गई हो गई 9। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया 50 और 54। पुराना एरिया 50, नया एरिया 54, यानी 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और उनकी डिक्रीज हमेशा पुरानी वैल्यूज पर होता है। परसेंट पूछा, इंटू 100 कर दिया, हमारे पास दोस्तों आंसर आ गया 8%, यानी एरिया जो 8% बढ़ गया, और वो दिख भी रहा है 50 से 54 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आया। अब आपको शायद लग रहा होगा कि फॉर्मूला यूज करना ज्यादा आसान है, लेकिन दोस्तों इस मेथड के साथ लिमिटेशन नहीं है। अगर आपके पास 3 वैल्यू भी होती तो आप उसको भी यहां लिख लेते और वैसे ही सॉल्व करते। और इसमें एक सहूलियत और भी है, इधर का कोई भी नंबर इधर के किसी भी नंबर से कट सकता है। आप इधर की किसी वैल्यू को इधर की किसी वैल्यू से कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर मैं चाहता तो इस 6 और 10 को कटा सकता था और कटा कर छोटी वैल्यूज लिख लिया था। तो जितनी ज्यादा वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज उतनी ज्यादा भी कटती भी हैं। इधर का कोई भी टर्म इधर के किसी भी टर्म से कैंसिल आउट हो सकता है। और सेम प्रोसेस का यूज मैं करूंगा आपके कंपाउंड टेस्ट में। अब कंपाउंड टेस्ट में कहां पर कौन सा टर्म होगा, जब CI की बात आएगी तो दोस्तों ये प्रिंसिपल होगा और ये अमाउंट होगा। जब एलिगेशन मिक्सचर की बात आएगी तो ये इनिशियल क्वांटिटी होगी और ये रिपीटेशन के बाद नई क्वांटिटी होगी। दोस्तों जब सक्सेसिव डिस्काउंट की बात होगी तो ये हमारे पास अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस होगा, और ये डिस्काउंट के बाद मिलने वाला प्राइस यानी ये सेलिंग प्राइस आएगा। तो कहने का मतलब इन चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि इसे आगे आने वाले भी हम कई सारे चैप्टर्स में यूज कर पाए। तो दोस्तों ये आपका सेकंड वेरिएशन का पहला एग्जांपल था, जहां पर हमने एक आसान सा डेटा लिया और इसको आंसर निकाले। अब बात करते हैं इसी में इसके एक और सेकंड क्वेश्चन की। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर दोस्तों बात कह रहा है, क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने की बात की जाए तो मैं बात करता हूं, क्वेश्चन में कह रहा है इफ लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज डिक्रीज्ड बाय 12 होल 1/2%। वो कह रहा है जो लंबाई है वो 12.5% दोस्तों घटी है। 12.5% का मतलब 1/8 होता है। मैं डेटा भी साथ में लिखते हुए चल रहा। तो चूंकि 12.5% घटी है, तो वह 12.5% घटने का मतलब पहले लंबाई अगर दोस्तों 8 थी तो अभी 1 घट गई, क्योंकि लंबाई के घटने का परसेंट है, तो नई लंबाई हो गई 7। फिर कह रहा है इफ इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 20%, यदि इसकी जो चौड़ाई है वो 25% बढ़ जाए। मेरे भाइयों 25% का मतलब होता है 1/4, और ये लंबाई चौड़ाई के बढ़ने का परसेंट है। मतलब पहले चौड़ाई अगर 4 थी तो अभी 1 बढ़ गई, तो हमारी जो नई चौड़ाई हुई 4 से कितनी हो गई 5। साथ में डेटा लिखते हुए चल रहा। आगे कह रहा है व्हाइल इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 14 होल 2/7%, जबकि इसकी जो ऊंचाई है वो 14 से 2/7% बढ़ गई। यानी जो हाइट है वो 14 होल 2/7% बढ़ गया, और इसकी रेशियो वैल्यू होती है 1/7 दोस्तों। चूंकि बड़ा है यानी 7 से हो गया 1 बढ़ के 8। तो आपसे कह रहा है बताइए दोस्तों कि जो वॉल्यूम है उसमें क्या चेंज आएगा, कितने परसेंट वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा। फिर से क्वेश्चन में पढ़ दे रहा। वो कह रहा है इफ लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज डिक्रीज्ड बाय 12 होल 1/2%, किसी घनाभ का जो लंबाई है वो 12.5% घट जाए, व्हाइल इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 25%, जबकि इसकी चौड़ाई 25% बढ़ जाए, एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज बाय 14 होल 2/7%, जबकि ऊंचाई 14 से 2/7% बढ़ जाए, देन फाइंड। तो दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला परसेंट चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में आया प्रतिशत परिवर्तन, और दूसरा है न्यू वॉल्यूम इफ करंट वॉल्यूम इज 200 सेंटीमीटर क्यूब। नया आयतन भी निकालना है अगर पुराना आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो दोस्तों बात करूं अगर मैं क्यूबॉइड यानी घनाभ के आयतन की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH।
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीन क्वांटिटीज हैं, बीच में प्रोडक्ट है, इनकी परसेंट चेंज की वैल्यू मुझे पता है, मैं वॉल्यूम का चेंज निकाल सकता हूं, यानी वहां पर x+y फॉर्मूला या मेरा मेथड दोनों अप्लीकेबल है। लेकिन अगर x+y की बात करोगे दोस्तों, इस फॉर्मूले की बात करोगे तो ये 2 के लिए था और यहाँ पर 3 चीजों में चेंज हो रहा है। साथ में हमारे पास जो परसेंट की वैल्यू है वो भी थोड़ी उल्टी फुल्टी है, 12.5%, 14 और 2.7%। तो मैं इसे अपने मेथड से सॉल्व करता हूं, फिर आपको बताता हूं आंसर क्या आएगा। डेटा मैंने लिख लिया, लंबाई बढ़ा था 8 से 1 बढ़ गया, घटा था तो 8 से 1 घट गया 7, चौड़ाई बढ़ा था 4 से 1 बढ़ गया, हो गया 5, और जो हाइट थी ये भी बढ़ी थी, 7 से 1 बढ़ गई, ये हो गया 8। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन बताया कि इस प्रोसेस में आप इधर की किसी वैल्यू को इधर की किसी वैल्यू से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा इधर 4 and 5। 4 and 5 का मतलब पहले वॉल्यूम अगर 4 था तो नया वॉल्यूम हो गया 5। देखो दोस्तों कितनी आसानी से आंसर आया, 4 वॉल्यूम था 5 हो गया, यानी 1 का इंक्रीमेंट आया, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पुरानी वैल्यू पर होता है, यानी 1/4 का इंक्रीमेंट है, और 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 25%, इंटू 100 करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 25%, यानी जो आपका वॉल्यूम है वो 25% बढ़ जाएगा। अब ये तो पहले क्वेश्चन की बात हो गई। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करिए अगर ओल्ड वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है। तो दोस्तों मेरा जो ओल्ड वॉल्यूम है वो कितना है, 4 है, तो मेरा ओल्ड वॉल्यूम यानी 4 की वैल्यू मुझे दे रखा है 200, तो मेरा 4 बराबर 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो मेरे 1 यूनिट का जो मान आएगा वो आएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है न्यू वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम 5 था, तो मैं 5 की वैल्यू निकालूंगा, तो 5 into 50 यानी 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरे पास नया वॉल्यूम आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा नया वॉल्यूम आ चुका है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और मेरे पास वॉल्यूम में चेंज आ चुका है 25%, जो कि इंक्रीमेंट था। तो देखा दोस्तों वैल्यू 2 से ज्यादा भी हुई तो हमने आसानी सॉल्व कर लिया, परसेंटेज की वैल्यू अगर सीधी साधी नहीं भी मिली तो भी ये मेथड आसानी से हम लोगों ने यूज कर लिया। अब यही क्वेश्चन अगर सीआई में पूछा जाता, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा जाता, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा जाता, तो कहता पहले साल ब्याज की दर इतनी है, अगले साल ब्याज की दर इतनी है, तीसरे साल ब्याज की दर इतनी है, तो बताइए कितना परसेंट ओवरऑल ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल का, या अब अगर मिश्र धन या पुराना मूलधन 200 रुपए है तो बताइए मिश्र धन क्या होता। तो वहां पर भी क्वेश्चन को करने के लिए हम यही प्रोसेस यूज करते, ये हमारा मूलधन होता और ये हमारा मिश्र धन होता, डिफरेंट रेट पर भी हम आंसर इसका यूज करके निकाल लेते हैं। यही क्वेश्चन डिस्काउंट में पूछता कि एक दुकानदार 12.5% का, 25% का और 14 से 2.7% का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस इतना है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, या क्रय मूल्य इतना, मार्क प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दोनों में से कोई वैल्यू देकर आपसे पूछ सकता है, उसको भी करने के लिए हम लोग प्रोसेस सेम यूज करेंगे। तो दोस्तों आज हमने बात की, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी हमारा जो पिछला वेरिएशन था उसके लास्ट वेरिएशन पे, जहां एक्सपेंडिचर को चेंज करते हैं, प्राइस को चेंज करते हैं तो क्वांटिटी में चेंज निकालना। उसके बाद हमने परसेंट चेंज की बात की और x+y फॉर्मूला के बारे में बात की, बेसिक मेथड भी देखा, फॉर्मूला भी देखा, और करने के लिए हमने तीसरा मेथड भी देखा जहां पर छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया, बिना फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने आसानी से आंसर निकाला, चाहे परसेंट कैसा हो, वैल्यूज कितनी भी हो, तो हमारा आंसर उतनी ही आसानी से निकल गया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही रखेंगे। अब इसमें जो भी चीजें दो दोस्त हमारे पहले के लेक्चर नहीं देख पाए, डिस्क्रिप्शन में हमारा उसका लिंक गिवन है, आप उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाएं, हमारे पुराने वीडियोस देखें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नया लेक्चर आपके साथ लेकर आए तो आप उसे बिना किसी समय में, बिना किसी विलंब के उसे देख पाए। तो दोस्तों जीएमआर कंपटीशन एज ग्रुप की तरफ से मैं रोहित सिंह मैथ्स फैकल्टी अपने इस लखनऊ ब्रांच से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारा पहला लेक्चर आया, आपका बहुत सारा प्यार मिला, आपका सराहना मिला, आप लोगों ने काफी एप्रिशिएशन दिया, आपका ये प्यार ऐसे ही बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, और इन्हीं कृपाओं के साथ, इन्हीं आशीर्वाद के साथ और आपके इसी प्यार के साथ हमेशा हम ऐसे ही आपसे जुड़े रहेंगे। अपने अगले लेक्चर में आएंगे इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।